अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जैसे कि आपको पता है कि कमेंट्स रिस्पांस का है, और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, और वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या कमेंट्स नहीं किया हुआ उनके लिए मैं गाइड कर दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टॉपिक मैंशन कर दिया है कि किस किस बारे में लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आप वो क्वेश्चन रीड आउट कर लें। अगर ये वीडियो आपसे रिलेट करती है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो 200% गारंटी है कि इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत से कॉमन क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ऐसे हैं जो जिसके बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या क्लैरिटी अगर आपको चाहिए हो तो आपको मिल सकती है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को मज़ीद शुरू करते हैं। अपना मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। जी, सबसे पहले जो है वो मैं बता दूं कि मेहदी का है। ये उन्होंने कहा है कि मैंने ना लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, उसके बारे में आपने नहीं बताया। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें नहीं बता पाई थी। मैंने पूछा हुआ है SIP 2024 का बताइए कि इसमें अगर हम 10K मंथली जमा करवाते हैं और 10 ईयर्स प्लान है वो, तो क्या फर्स्ट मंथ से ही प्रॉफिट मिलेगा, और अगर 10K जमा करवाते हैं तो फर्स्ट मंथ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि SIP क्या है। बेसिकली मैंने इनसे पूछा भी था कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है मीज़ान बैंक का, और इसके बारे में जो है वो मैं सर्च कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो आपकी क्यूरीज के अकॉर्डिंगली बना के अपलोड कर दूँगी। तो बेफिक्र रहिएगा, इंशाल्लाह इस वीक में ये इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो आ जाएगी। ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की ही एक काइंड है, जिसमें आप किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मैरिज प्लान है, कोई बच्चों के लिए सेविंग्स है, या किसी भी पर्पज़ के लिए आप अगर सेविंग करना चाहते हैं मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और आपकी हेल्प करता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में इंशाल्लाह इसी वीक में वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है आसिम चौधरी का कि UBL मुकम्मल करंट अकाउंट में फर्स्ट ATM कार्ड 5 ईयर्स एनुअल फीस नहीं होती, 5 ईयर्स बाद एनुअल फीस भी स्टार्ट हो जाती है। नहीं, आप UBL मुकम्मल करंट अकाउंट में अगर 25,000 मेंटेन रखते हैं, मैंने इसके बारे में कल भी एक डिटेल में वीडियो बनाई है 2024 के SOCs के अकॉर्डिंगली, यानी कि मुकम्मल करंट अकाउंट में 1 जनवरी 2024 से ये कंडीशन इंप्लीमेंट हुई है कि अगर आप 25,000 का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, यानी कि उसका एवरेज बैलेंस आपका पूरा साल का निकल आता है मंथली या ईयरली बेसिस पे। सारी बात है कि अगर मंथली निकलेगा तो ईयरली बेसिस पे ऑटोमेटिकली निकल आएगा, तो फिर आपको जो सर्विसेज हैं वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। ATM कार्ड के ना इशुएंस चार्जेस होते हैं और ना ही एनुअल फीस आपसे चार्ज की जाती है। नेक्स्ट है जी, बिलाल 22 जेट का एक बंदा मीज़ान बैंक में 2 सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है। जी बिल्कुल करवा सकता है। आप जो है वो 2 सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आसान सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका आसान सेविंग अकाउंट होगा तो फिर आप उस अकाउंट को अपग्रेड कर सकते हैं, अलग से अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। तो बस आपका आसान कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, बाकी आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, ताहिर साहब का कि क्या आसान अकाउंट में SMS अलर्ट चार्जेस बाकी अकाउंट की निस्बत कम होते हैं? कोई भी बैंक आसान अकाउंट में SMS फ़ी जो है वो कम होती है? जी बिल्कुल। SMS की जो मंथली फ़ीस है, मंथली हो या ईयरली बेसिस पे, जिस भी अकॉर्डिंगली बैंक चार्ज कर रहा है, वो बाकी अकाउंट्स में जो SMS के चार्जेस होते हैं उसकी निस्बत आसान अकाउंट में कम होते हैं, ज़्यादा कम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाकी अकाउंट्स में 100 रुपये फ़ीस चार्ज हो रही है तो आसान अकाउंट में आपको 70 रुपये फ़ीस चार्ज होगी। तो सब बैंक्स में ही सेम क्राइटेरिया है, आसान अकाउंट में SMS फ़ीस कम होती है। नेक्स्ट है जी, ताहिर साहब का UBL सेविंग अकाउंट SMS अलर्ट सर्विस के चार्जेस फ़ी कब डिडक्शन होती है? फर्स्ट डेट को या जिस डेट को SMS सर्विस ऑन हुई होती है। मुझे और मेरे कज़न, मेरे फ्रेंड, हम सबको 6 डेट को चार्जेस डिडक्शन 150 की होती है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ बैंक्स में क्या होता है कि जिस डेट को आप SMS सर्विस एक्टिवेट करवाते हैं ना, वो डेट आपकी फ़िक्स हो जाती है और हर महीने की उसी डेट को आपके अकाउंट से SMS की फ़ीस चार्ज होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मीज़ान बैंक में एनुअल फ़ीस का भी क्राइटेरिया है, यानी कि कुछ बैंक्स हैं जो मंथली बेसिस पे कट करते हैं, कुछ बैंक्स हैं जो ईयरली बेसिस पे करते हैं, और कुछ बैंक्स में दोनों ऑप्शन होती है। डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि वो ईयरली बेसिस पे SMS की फ़ीस कट करवाना चाहते हैं या मंथली बेसिस पे। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप मंथली बेसिस पे कट करवाया करें। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बैंक में आपकी SMS एक्टिवेशन की डेट से ऑनवर्ड आपकी फ़ीस चार्ज होती है, और कुछ बैंक में हर महीने की पहली तारीख को फ़ीस चार्ज हो जाती है, या फिर हर महीने की कोई एक डेट फिक्स होती है जिसमें उन्होंने सारों की जो है वो SMS की फ़ीस कट करनी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बैंक का अपना क्राइटेरिया क्या है, लेकिन कट लाजमी होती है।
हफ्सा नईम का है कि अगर एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाए, बाहर नहीं निकले, तो हमको क्या करना चाहिए, इस पर वीडियो बनाओ या संडे को एक्सप्लेन करो फुल डिटेल। अच्छा देखें, अब इसमें कई रीज़न हो सकते हैं कि आपका जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है वो मशीन में किस तरह से रह गया है या कैप्चर क्यों हो गया है। वो इस वजह से होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि कार्ड आपका एक्सपायर हो गया होता है और आपको पता नहीं होता, जिसकी वजह से कार्ड आपका कैप्चर हो जाता है। तो एक ये रीज़न हो सकती है। दूसरा, कार्ड या तो डैमेज होगा तो भी कार्ड कैप्चर हो सकता है। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन हो सकती है कि आपने कार्ड जो है वो सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया होगा, या तो वो आपका कार्ड इजेक्ट कर देगा यानी कि बाहर फेंक देगा, या फिर कार्ड कैप्चर कर लेगा। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर कार्ड आपका कैप्चर हो गया है, उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट डे उसी ब्रांच की, यानी कि जो एटीएम मशीन आप यूज़ कर रहे हैं ना, जिस बैंक की, फॉर एग्जांपल अगर आपका एचबीएल का एटीएम कार्ड है और आपने एचबीएल की ही एटीएम मशीन इस्तेमाल करते हुए वो कार्ड यूज़ किया है, तो फिर होगा क्या कि या तो अगर वर्किंग आवर्स के अंदर ही आपका कैप्चर हुआ है तो आप उसी वक्त चले जाएं, ठीक है। अगर आप उसी वक्त ब्रांच में चले जाते हैं, उनसे कहते हैं, तो वो आपको यही कहेंगे कि 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर ये आपकी जो पेरेंट ब्रांच है उसमें आपको रिसीव हो जाएगा और कैप्चर कार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कार्ड आपका एक्सपायर हुआ है और वो कैप्चर कार्ड आपका निकला है, तो फिर कार्ड आपका वहीं पे ही, यानी कि बैंक वाले जो है वो डैमेज कर देंगे और आपको बता देंगे कि कार्ड आपको नहीं मिल सकता क्योंकि कार्ड आपका एक्सपायर हुआ है, इस वजह से कैप्चर हो गया था, अब आपको नया कार्ड बनवाना होगा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर आपका एटीएम कार्ड एचबीएल का है और आपने किसी और बैंक की एटीएम मशीन यानी कि वन लिंक को इस्तेमाल करते हुए कार्ड से ट्रांजैक्शन करना चाहिए और कार्ड आपका कैप्चर हो गया, यानी कि एचबीएल का कार्ड यूबीएल की एटीएम मशीन में कैप्चर हो गया है, तो उस सिनेरियो में भी सेम ही प्रोसीजर होता है। 7 to 10 वर्किंग डेज़ लगते हैं और कार्ड आपका आपके बैंक में या पेरेंट ब्रांच में आ जाता है। एक और ऑप्शन हो सकती है, अगर फॉर एग्जांपल आपने रात को कार्ड इस्तेमाल किया है, आप उसी वक्त जो है नहीं जा सकते ब्रांच के अंदर क्योंकि ब्रांच तो बंद होगी, तो आप वेरी नेक्स्ट डे सुबह के टाइम जो है वो आप ब्रांच में चले जाएं, अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाएं और उनको बता दें कि कार्ड मेरा जो है वो कल आपकी एटीएम मशीन में कैप्चर हो गया था, ये मेरा ओरिजिनल आईडी कार्ड है, कार्ड आपको रिसीव करवा दें। वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे और ऑपरेशन मैनेजर अगर अच्छा हुआ तो वो आपको ऑन द स्पॉट कार्ड हैंड ओवर कर देगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी एम्बर का कि एक अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो करना है जबकि बैलेंस है 0.84 पैसा, 0 रुपये 84 पैसा है, ये कैसे ज़ीरो करें, बैंकिंग ऐप नहीं है। देखें, अगर तो आप अकाउंट बंद करवाने के लिए बैलेंस ज़ीरो करना चाह रही हैं तो पैसे जो हैं वो नहीं होते हैं, यानी कि वो आपका बैलेंस नहीं होगा, आपको बस रुपीस में नील करना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 0 हो गया है, 84 पैसा बच गए हैं, तो 84 पैसे की एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो कि अकाउंट क्लोजिंग के वक्त बैंक वाले करते हैं। और इसके ऊपर जो है वो मैंने अकाउंट क्लोजर के ऊपर कंप्लीट डिटेल में एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। जो मेन वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब हम कोई बैंक अकाउंट परमानेंट क्लोज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग ऐप ख़त्म डिलीट हो जाती है या यूज़र नेम पासवर्ड? जी बिल्कुल, जब आप परमानेंटली क्लोज़ कर देते हैं तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अकाउंट कितने टाइम बाद डोरमेंट होता है, उससे ना करें तो 6 मंथ्स या 1 ईयर। अगर क्रेडिट लिखना होगा शायद कर दें या फिर डेबिट ज़रूरी है। अच्छा, हफ्ता नईम, मैंने इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है डोरमेंट अकाउंट की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, ठीक है। आई कार्ड पे भी कोशिश करूंगी ऊपर आपका लिंक आ जाए, आप वो मेरी वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताया हुआ है कि डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने टेन्योर में होता है और इसको आप दोबारा से एक्टिव कब तक करवा सकते हैं। नेक्स्ट आगा खान का क्वेश्चन है कि कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम मोबाइल एप्लीकेशन से और एटीएम मशीन के थ्रू। ये डिपेंड करता है कि आप किस चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने एबीएल की मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी लिमिट अलग होगी। अगर आपने एटीएम कार्ड के ज़रिए एटीएम मशीन के को इस्तेमाल करते हुए फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं तो उसकी लिमिट डिपेंड करेगी आपके डेबिट कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो आप पहले चेक करें कि आपके पास लाइट बैंक का डेबिट कार्ड कौन सा है, उसकी लिमिट आपने चेक करनी होगी कि उसकी लिमिट क्या है। मोस्टली जो है वो आप 1 लाख या 2 लाख तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसमें लिमिट ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कार्ड कौन सी कैटेगरी का यूज़ कर रहे हैं,
यूनियन पे कार्ड है, मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, या फिर आपके पास सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है, कौन सा कार्ड है। तो कार्ड के अकॉर्डिंगली आप मुझे अपना कार्ड बता दें कि डेबिट कार्ड आपके पास कौन सा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूंगी कि उसकी लिमिट क्या है। या दूसरी चीज़, आप हेल्पलाइन से भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपके पास ये वाला एटीएम कार्ड है, इसकी फ़ंड ट्रांसफ़र लिमिट कितनी है। करूँगी मैंने मोस्टली बैंक, अस्करी बैंक, मिज़ान बैंक, एचबीएल बैंक, यूबीएल बैंक के डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स पे वीडियो बनाई हुई है। मैं अलाइड बैंक के कार्ड्स के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी ताकि आपको लिमिट्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बैंक अल हबीब के पेंशनर सेविंग अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाई थी। उसके ऊपर आसिफ अली का कमेंट आया हुआ है, मैडम थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, माई प्लेयर गुड वीडियो, वेरी वेरी गुड अकाउंट। मैडम क्या किसी और बैंक में भी कोई पेंशनर अकाउंट है और क्या वो इस अकाउंट के कंपेटिबल भी है या नहीं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अल हबीब बैंक नहीं है, काइंडली गाइडर्स। पेंशन अकाउंट मैंने पहले भी इस वीडियो में भी बताया था, और पेंशन अकाउंट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, बेस्ट अकाउंट फॉर पेंशनर्स। उसमें मैंने बताया हुआ है कि पेंशन अकाउंट आप अपनी मर्ज़ी से ओपन नहीं करवा सकते। अगर आपके यानी कि जिस डिपार्टमेंट से पेंशन आनी है, अगर वो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपका अकाउंट किसी ना किसी गवर्नमेंट बैंक में होना चाहिए, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी बैंक ऑफ पंजाब या फिर नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करवाना होगा, पेंशन अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरह की कोई भी हदायत नहीं है कि आपने इसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, तो फिर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, पेंशन अकाउंट, ठीक है। और उसमें जो है वो अगर आपको सेविंग प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने बैंक अल हबीब के पेंशनर सेविंग अकाउंट के बारे में बता दिया है। बाकी जो पेंशनर्स के सेविंग अकाउंट हैं, आप रेट्स चेक कर सकते हैं हर बैंक के हर बैंक में पेंशन अकाउंट का देखें। पेंशन अकाउंट कुछ बैंक्स होते हैं जो पेंशनर्स के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेके रखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उनका नाम ही पेंशनर सेविंग अकाउंट या पेंशन अकाउंट के नाम से होता है, जैसा कि ये बैंक अल हबीब में पेंशनर सेविंग अकाउंट है। और कुछ बैंक्स होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली कोई अलग से पेंशनर के लिए प्रोडक्ट नहीं रखी होती, बल्कि आप अपनी मर्जी से कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, और उसको पेंशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है और कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, क्योंकि पेंशनर का जो केस होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आप मेरी जो है वो बेस्ट बैंक या बेस्ट अकाउंट फॉर पेंशनर्स की वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, या होपफुली आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 2992 का है कि मिज़ान बैंक आसान सेविंग अकाउंट में क्या प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट को विड्रॉ ना किया जाए, मतलब कंपाउंडिंग होती है कि नहीं, अगर मंथली प्रॉफिट अकाउंट में ही पड़ा रहे। जी बिल्कुल हो जाती है। अगर आप प्रॉफिट नहीं निकलवाते हैं तो आपके अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट लगता जाएगा, और टोटल अमाउंट के ऊपर आपको मंथली बेसिस पे या बाय एनुअली बेसिस पे, जिस भी बेसिस पे आपको उस बैंक में प्रॉफिट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट के ऊपर यानी कि टोटल अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर मिलता रहेगा। अजीम्स गैलेक्सी क्या, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आज फॉर एग्जांपल प्रॉफिट 20.50% है, क्या जब प्रॉफिट कम हो जाएगा 19% या कुछ भी, तो मेरा प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल। जब आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ होता है, चाहे उसमें मंथली बेसिस पे आपका प्रॉफिट आ रहा हो, या बाय एनुअली बेसिस पे, या क्वार्टरली बेसिस पे, या ईयरली बेसिस पे, जिस तरीके से प्रॉफिट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसी तरीके से जो है वो आपको उतना उतना प्रॉफिट मिलता रहता है। अब किसी का अगर सेविंग अकाउंट ऐसा खुला हुआ है कि हर 6 महीने के बाद प्रॉफिट आता है, और पहले 3 महीने आपके प्रॉफिट का रेट था जी 20.50%, और बाकी के 3 महीने का आपका प्रॉफिट रेट था 18% या 19%, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो फिर उस सिनेरियो में क्या होता है, उनका एक स्पेशल सर्कुलर आता है जिस अकाउंट में बाय एनुअली जो है वो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, कि इनको जिस महीने जो रेट था उस रेट के अकॉर्डिंगली मिले। यानी कि पहले 3 महीने अगर रेट ज़्यादा था तो पहले 3 महीने उसी रेट के अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। बाकी के 3 महीने जो थे उसमें जिसमें प्रॉफिट कम हुआ है, बाकी के 3 महीने में जो कम वाला रेट है वो एप्लीकेबल होगा, और टोटल अमाउंट फिर 6 महीने की आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट है जी फवाद 1431 का, कौन से बैंक का सेविंग अकाउंट ज़्यादा बेहतर है इस वक्त? देखें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सा बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। और ये मैं अगर आपको क्लियरली बताऊँ ना, तो किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट के रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बहुत ही मुश्किल से जो है वो 10-20 का या 100-200 का फ़र्क होता है, जो इतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो अगर तो आपको कहीं पे भी 2 या 3 या 5% तक इंक्रीज़ मिल रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि अच्छा है। लेकिन अगर पॉइंट में सिर्फ इजाफा हो रहा है, यानी कि अगर कोई बैंक 20.50% दे रहा है और एक बैंक 20.75% दे रहा है, तो ये इतना कोई गैप नहीं होता है, और 10-20 का ही फ़र्क होता है।
तो आप अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है तो सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पे मैंने HBL यानी कि हर बैंक की अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसके अंदर उनके सेविंग अकाउंट्स भी बताए हुए हैं, सेपरेटली भी बताए हुए हैं और लमसम भी बताए हुए हैं। तो आप वहाँ से चेक कर लें, रेट्स भी बताए हुए हैं। तो जो आपको बेनिफिशियल लगता है अपने लिए आप वो अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जी तैयब का कि कौन से बैंक का करंट अकाउंट ज़्यादा बेहतर है इस वक्त। करंट अकाउंट ओपन करवाते हुए आपने 2 से 3 चीज़ों को जो है वो अपने माइंड में रखना है। अगर वो 2 से 3 फीचर्स आपको मिलती हैं, इट्स मीन कि वो करंट अकाउंट आपके लिए बेहतर है। एक कि उसमें कोई भी मेंटेनेंस फ़ीस नहीं होनी चाहिए, कोई मेंटेनिंग कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपने 10,000 मेंटेन रखने हैं या 20,000 या 40,000 मेंटेन रखने हैं। नहीं रखेंगे तो आपको माहाना बेसिस पे इतने चार्जेस हिट होंगे। तो एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी ट्रांजैक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि आप महीने में 2 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं कर सकते ओवर द काउंटर, यानी कि चेक के ज़रिए आप 2 से ज़्यादा दफ़ा पैसे नहीं निकलवा सकते, जो कि अक्सर BBA अकाउंट में होता है। आप किसी भी बैंक में अगर BBA अकाउंट ओपन करवाते हैं या HBL में, मेरे ख्याल से आसान अकाउंट में भी ये कंडीशन है कि आप महीने में 2 चेक से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनिंग बैलेंस की कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आप जितना चाहें इन आउट कर सकते हैं और ज़ीरो बैलेंस पे आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होने चाहिए। तो जिसमें ये फीचर्स हैं तो वो समझ लें कि वो करंट अकाउंट बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आपको, जैसा कि मैंने हमेशा से बताती आई हूँ कि UBL का जो मुकम्मल करंट अकाउंट है उसमें ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, उसमें जितना चाहें आप इन आउट करवा सकते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस की भी कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, वो जो फ्री सर्विसेज की कंडीशन है वो एक एडिशनल है, ठीक है। आप अगर मेरी UBL मुकम्मल करंट अकाउंट की जो मैंने कल आई थिंक वीडियो अपलोड किया वो चेक करें तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि अगर आप 25,000 मेंटेन रखते हैं तो आपको सर्विसेज फ्री मिलेंगी। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपको सच एज महाना बेसिस पे कोई फ़ीस चार्ज नहीं होगी, बल्कि जो सर्विसेज आप ले रहे हैं यानी कि ATM का चेकबुक वगैरह वो आपको फ्री नहीं मिलेंगी। फिर वो ज़ाहिर बात है कि आपको चार्जेस देने होंगे, वो तो आप हर करंट अकाउंट जहाँ पे भी ओपन करवाएंगे तो आपको चार्जेस देने ही होंगे। लेकिन अगर आप 25-30 हज़ार मेंटेन रख सकते हैं तो फिर आप UBL मुकम्मल करंट अकाउंट में जो है वो इन्वेस्ट करवा सकते हैं, यानी कि वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, नौशीन खान के जो है ना वो डिसीज़ अकाउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मिस नौशीन खान, मैं आपके सारे डिसीज़्ड अकाउंट के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सब के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी डिसीज़्ड अकाउंट के नाम से, और उसके अंदर आपको सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ बता दूँगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अगर मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। डिसीज़ अकाउंट बेसिकली होता क्या है वो मैंने अपनी कमेंट्स रिस्पॉन्स की पिछली वीडियो में, जो वीडियो नंबर 11 है, उसमें बता दिया हुआ है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इस वीक में जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें जो है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उनका पेंशनर सेविंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं बता देती हूँ कि अगर किसी का इस बैंक में पेंशनर सेविंग अकाउंट ओपन है तो क्या वो इसी बैंक की किसी दूसरी ब्रांच में या किसी भी दूसरे बैंक में ऐसा ही पेंशनर सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकता है, या नेशनल सेविंग सेंटर में पेंशनर बेनिफिट्स अकाउंट ओपन करवा सकता है एक ही CNIC पर एक ही वक्त में। देखें, ये मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन पर्पस के लिए होता है ना, अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, एक सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा पर्पस ऑफ अकाउंट। ये दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम पेंशन है और पर्पस भी पेंशन है, यानी कि पेंशन रिसीव करने के लिए अगर आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो वो सिर्फ आपका एक ही अकाउंट ओपन होगा पेंशनर का, ठीक है, वो पेंशन पर्पस के लिए होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई अकाउंट ओपन करवाना है तो वो आपको उनको बताना होगा कि मेरी जो पेंशन है, मैंने पेंशन रिसीव करने के लिए अकाउंट ओपन नहीं करवाना बल्कि अपनी पेंशन में से पैसे सेव करने के लिए अकाउंट ओपन करवाना है। फिर वो आपको जो है वो गाइड करेंगे कि आप अपनी पेंशन का प्रूफ दे दें और आप कोई भी मीन के अकाउंट ओपन करवा सकती हैं सेविंग प्रोडक्ट में, लेकिन उसमें जो पर्पस होगा ना, जो मकसद होगा आपके अकाउंट का, वो सेविंग होगा, वो फिर पेंशन नहीं होगा। यानी कि पेंशन जो आप रिसीव कर सकती हैं वो सिर्फ आप एक ही अकाउंट में रिसीव कर सकती हैं, एक से ज़्यादा में नहीं। तो इसके अलावा पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है वो भी आप ओपन करवा सकती हैं,
पेंशनर बेनिफिट अकाउंट NSC का यानी कि नेशनल सेविंग सेंटर का जो पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट है उसके ऊपर भी मैं इस वीक में इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। और उसमें जो है वो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम यानी कि पेंशनर का जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो दिखा के इन्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि उसमें भी आपने सेविंग करनी है, ना कि आपने पेंशन रिसीव करनी है। जो पेंशन रिसीविंग का अकाउंट होगा ना वो आपका एक ही होगा, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम पेंशन को शो करते हुए आप दूसरे सेविंग पर्पज़ के लिए अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन भी डिसीज्ड अकाउंट का है कि लीगल हेड्स को अमाउंट चेक के थ्रू मिलती है या कैश के थ्रू, तो ये चेक के थ्रू मिलती है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके सारे जितने भी डिसीज्ड अकाउंट से रिलेटेड कमेंट्स है उसके ऊपर मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगी डिसीज्ड अकाउंट के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितनी अमाउंट के ऊपर आपको जो है वो सक्सेशन देना होता है और कितनी अमाउंट के ऊपर सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होता, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, पेमेंट आपको कैसे मिलती है, जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ के बाद की जो अमाउंट होती है या जो प्रॉफिट उसको आया हुआ होता है या पेंशन आई हुई होती है उसका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सेपरेटली एक वीडियो में बताऊंगी। अगर ये सारी चीज़ें वो लोग भी जानना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव हो सके। इनका मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर मिर्ज़ा साहब का है कि 12 महीने की एवरेज कैसे निकलेगी, और दूसरा इनका क्वेश्चन है कि 25,000 एवरेज मेंटेनेंस की समझ नहीं आई, उसको डिटेल में समझाएं, कितनी देर तक मेंटेन रखना और किस डेट तक मेंटेन रखना होगा। देखें, एवरेज मैंने काफ़ी दफ़ा बताई है, मैं इसमें भी बता देती हूँ आपको एक्सप्लेन करके। 12 महीने की एवरेज का मतलब ये होता है, एवरेज बेसिकली निकलती कहते हैं समीशन एक्स ओवर एन, यानी कि आपने अगर 30 दिन की यानी कि पूरे महीने का एवरेज बैलेंस निकालना है तो आपके अकाउंट में हर वक्त 25,000 होगा, कम से कम की बात कर रही हूँ। अगर डे 1 में भी आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 25,000 है, डे 2 में भी आपके अकाउंट का बैलेंस 25,000 है। मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देती हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल आपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाई है, वैसे ही आपको पता है कि आपके अकाउंट का जो बैलेंस है डे 1 में, महीने के हिसाब से बता रही हूँ, मंथली एवरेज निकालने के लिए, डे 1 में भी 25,000 था, डे 2 में भी 25,000 था, ठीक है, डे 3 में भी 25,000 था। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल पूरा महीना आपके अकाउंट में 25,000 रहा है तो 30 दिन 25,000 अगर आप जमा करेंगे, यानी कि 25,000 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका बैलेंस जो लमसम आएगा वो 7,50,000 है, जिसको आपने डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ़ डेज से। अगर 30 दिन में आपके अकाउंट का बैलेंस 7,50,000 है, यानी कि 7,50,000 से मुराद के 25,000 रोज़ जो है वो आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था, उसका हमने सम अप ले लिया 30 दिन का। अब इसको हमने 30 से ही डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास 25,000 जो है वो एवरेज आ जाएगा। अब इसको मैं अगर आपको सिंपल वे में बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 8 लाख रुपए हैं, ठीक है, 8 लाख रुपए आप 2 दिन के लिए रखवाते हैं, पहले दिन भी रखवा लेते हैं 8 लाख रुपए, ये आपका 8 लाख रुपए है, ठीक है। और आपके अकाउंट का डे 2 का जो बैलेंस है वो भी क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख रुपए है, यानी कि 8 लाख रुपए आपने 2 दिन तक अकाउंट में रहने दिए। बाकी के जो 28 दिन थे उसमें आपने ज़ीरो बैलेंस रखा, यानी कि ये 8 लाख रुपए आपने तीसरे दिन निकलवा लिए। अब तीसरे दिन का जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो ज़ीरो था और आपने फिर पूरा महीना कुछ डिपॉजिट नहीं करवाया, सिर्फ पहले 2 दिन आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए जो है वो रखे हुए थे, यानी कि 8 लाख एक ही थे। 2 दिन में उसका मैं लमसम बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखें डे 1 में 8 लाख थे क्लोजिंग बैलेंस, डे 2 में भी आपने कुछ नहीं निकलवाया, 8 लाख रुपए ही थे। अब डे 3 में आपके बैलेंस है ज़ीरो, फिर डे 4 में भी आपका बैलेंस है ज़ीरो, क्योंकि आप पैसे निकलवा चुके हुए हैं। इसी तरह बाकी के 28 दिन समझ लें कि आपने ज़ीरो बैलेंस था, तो ये आपके 30 दिन का जो सम अप होगा वो 16 लाख होगा। अब 16 हमने एवरेज निकालनी है 30 दिन की, तो आपने 16 लाख को 30 से डिवाइड करना है। जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी एवरेज आई है, आपकी एवरेज आई है 53,333। अब ये मंथली एवरेज आपकी आ गई 53,333। तो इस तरीके से आप एवरेज निकालते हैं, यानी कि जितने दिन की भी आपने एवरेज निकालनी है उतने दिन का आप रोज़ का क्लोजिंग बैलेंस सम अप करेंगे, जमा करेंगे, और जितने दिन की आपने निकालनी है उतने दिन से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने 3 दिन की एवरेज निकालनी है, यानी कि 3 डेज़ की एवरेज निकालनी है। पहले दिन आपके अकाउंट का बैलेंस था, लगा लें 1 लाख था, ठीक है। दूसरे दिन आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपने मज़ीद 50,000 रुपये जमा करवा दिए, तो आपके अकाउंट का बैलेंस हो गया टोटल 1,50,000, ठीक है। अब आपके अकाउंट का बैलेंस टोटल 1.5 लाख है ना, यानी कि आपने डे 1 का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, डे 2 का क्लोजिंग बैलेंस देखना है, फिर डे 3 का।
अब अगले दिन तीसरे दिन आपने कुछ नहीं जमा करवाया, यानी कि जो आपके अकाउंट में 1.5 लाख था वो ही रखा हुआ था, तो डे 3 का क्लोजिंग बैलेंस ये आपके पास आ गया। डे 1 में 1 लाख रुपए थे आपके पास, डे 2 में आपने 50,000 मजीद जमा करवा दिए, तो डे 2 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1.5 लाख। तीसरे दिन आपने कुछ नहीं जमा करवाया, लेकिन आपके अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1.5 लाख ही था, क्योंकि वही चलता आ रहा है। अब ये टोटल आपका क्या हो गया, 4 लाख हो गया। अब इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने 3 दिन की एवरेज निकालनी है। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके 3 दिन की एवरेज आ गई 1,33,333। होपफुली आपको एवरेज की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है जी अहमद रज़ा का कि जज़ाकल्लाह खैर, मैं भी यही अकाउंट ओपन करवाने का सोच रहा था। ये HBA फ्रीडम अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके हिडन चार्जेस की वजह से अब मैं नहीं खुलवाऊंगा, या जो भी इन्होंने लिखा हुआ है। ये HBL फ्रीडम अकाउंट के मैंने कुछ कंप्लीट डिटेल्स और हिडन चार्जेस बताए थे कि उनके ऊपर किस तरह से ये मंथली बेसिस पे कस्टमर से चार्ज करते हैं, फ्री सर्विसेज का कह के। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो HBA फ्रीडम अकाउंट की आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जी। बैंकिंग फोरम ने भी यही क्वेश्चन किया हुआ है मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर कि आपका ईयर टू डेट एवरेज 25,000 होना चाहिए, एवरी मंथ 25,000 एवरेज होनी चाहिए। आप महाना एवरेज निकालेंगे तो ईयरली बेसिस पे ऑटोमेटिकली, जब आपकी मंथली बेसिस पे एवरेज सही जा रही है तो ईयरली बेसिस पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया है कि एवरेज किस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट है जी 12 महीने की एवरेज कैसे निकालेंगे, वो मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट है मुकम्मल करंट अकाउंट की इंश्योरेंस पर पूरी तफसील और डिटेल पर वीडियो बना दें, शुक्रिया। अच्छा, इंश्योरेंस के ऊपर मैं आपको ना इसी में ही बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल करंट अकाउंट में इंश्योरेंस कैसे फ्री है, सादा लफ्ज़ों में बताइएगा किस सूरत में मिलेगी और कैसे मिलेगी, हर अकाउंट होल्डर को मिलेगी या नहीं, हो सके तो इस पर अलग से वीडियो देखें। अलग से वीडियो ये कोई इतना पॉपुलर टॉपिक नहीं है कि हर कोई देखे, मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ बेसिक जी। ये है UBL की फ्री इंश्योरेंस कवरेज, जो कि फ्री एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंटली डिसेबिलिटी कवरेज अप टू 2.5 मिलियन, यानी कि ये तकरीबन कोई 25 लाख तक जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फ्री एक्सीडेंटल डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी पे। इसका मैं आपको ना ब्रेकअप बता देती हूँ। अगर आप अपने अकाउंट का बैलेंस 10,000 तक मेंटेन रखते हैं, एवरेज बैलेंस मंथ एंड पे, यानी कि हर महीने का आपका एवरेज बैलेंस अगर 10,000 रुपये आता है तो आपको इंश्योरेंस लिमिट मिलती है 1 लाख की। अगर 10,000 से 1 लाख तक आता है तो आपको मिलती है 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख की। यानी कि UBL मुकम्मल करंट अकाउंट में 25,000 की कंडीशन है। अगर आप 25,000 तक मेंटेन रखते हैं तो वो ये सेकंड टायर में जो है वो सेकंड स्लैब में फॉल करता है। अगर आप 25,000 तक मंथली एवरेज बैलेंस निकाल लेते हैं तो आपको 2.5 लाख तक की इंश्योरेंस मिलती है फ्री। इसके अलावा 1 लाख से 5 लाख तक का अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस निकलता है आपके अकाउंट का तो आपको 5 लाख तक जो है वो इंश्योरेंस लिमिट मिलती है। इसी तरीके से नेक्स्ट है 5 से अगर 5 लाख से 10 लाख तक अगर आपका मंथली एवरेज बैलेंस आता है तो 12,50,000 की आपको मिलती है इंश्योरेंस। और अगर आपका 10 लाख से या 10 लाख से ज़्यादा का मंथली एवरेज बैलेंस हर वक्त आपके अकाउंट में रहता है या मंथली एवरेज बैलेंस निकलता है तो फिर आपको 25 लाख तक की जो है वो इंश्योरेंस लिमिट मिलती है। तो ये था। बाकी अगर आपने इसको खुद भी चेक करना है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। अगर हो सका कोई रिस्ट्रिक्शन ना आई तो आप यहाँ से सारा गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई है और कवरेज मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है कि आपको किस परसेंटेज पे जो है वो लिमिट स्पेसिफाइड मिलेगी। इसके अलावा ये एक्सक्लूजन भी लिखा हुआ है कि इन चीज़ों में जो है वो आपको नहीं मिलेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो वो नेचुरल डेथ में नहीं आता है तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी कि मेंशन कर दूँ वेबसाइट का, ताकि आप गो थ्रू कर लें। UBL मुकम्मल करंट अकाउंट के ऊपर आमिर साहब का है कि दिस अकाउंट इज़ बेनिफिशियल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, के क्या ये गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आप सैलरीड पर्पस के लिए अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप खुलवा लें, लेकिन बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इसमें 25,000 मेंटेन रख पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई सेविंग रखी हुई है कि आप 25-30 हज़ार हर वक्त अकाउंट में रख सकते हैं तो फिर आपको ये है कि 90% जितनी भी सर्विसेज हैं वो आपको फ्री मिलेंगी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मिज़ान बैंक रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट कितना प्रॉफिट देता है, क्या ये हलाल है? बिल्कुल, मिज़ान बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं उसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उलमा के फतवा अवेलेबल हैं। और दूसरा इसका जो रेट है डिजिटल सेविंग अकाउंट, रोशन डिजिटल सेविंग अकाउंट का, उसका मैं रेट बता देती हूँ आपको जी। ये है जी मिज़ान बैंक का 1 मार्च 2024 से ऑनवर्ड अपडेटेड प्रॉफिट रेट्स। और इसमें जो है रोशन डिजिटल अकाउंट ये है। मिज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट का जो रेट है वो 11.01% है पर annum।
ईयरली बेसिस पे, यानी कि मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट का जो रेट है वो आपको 11.01% के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट देगा। जी, नौशीन खान का है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए लेटर हेड किस तरह से बनवाया जाता है, किस तरह से और क्या लिखा जाता है लेटर हेड पे, प्लीज़ इस पर भी एक वीडियो बना दें। अच्छा, लेटर हेड के ऊपर भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये बहुत से लोगों ने कहा हुआ है कि सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे लेटर हेड जो बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है। बाकी आप फिलहाल जो है ना मेरी बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स की वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने लेटर हेड को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। होपफुली आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट पर करके बताइएगा, मैं सेपरेटली भी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है जी, कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन से बैंक अकाउंट का बैलेंस मालूम करने के लिए कोई एसएमएस सर्विस। देखें, उसकी कोई एसएमएस सर्विस तो सचेस नहीं है, क्योंकि जैज़ कैश या ईदी पैसा वगैरह में ये कोड सर्विस होती है, बैंक्स वगैरह में नहीं होती। आप सिंपली हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। अगर कीपैड वाला मोबाइल है तो हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना बैलेंस कंफर्म कर लें, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, शदाब का मीज़ान। ये कोई भी इस्लामिक बैंक इस्लामिक नहीं, सब फिक्स प्रॉफिट देते हैं, ये सब सूद है। गोल्ड का काम अप एंड डाउन होता रहता है, वो ठीक है। देखेंगे, अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। इसमें उलमा के फतवे अवेलेबल हैं कि इनके जितने भी सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मुनाफा है वह हलाल है। मैंने उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आप इन्वेस्ट कर लें, अगर नहीं होता तो आप ना करें। फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, लेकिन ये जाहिर बात है कि वो लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे जिन्होंने कमेंट्स किया हुआ है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगती है और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत डिटेल में जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबके क्वेश्चन के आंसर्स करूँ। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी जाते हुए सब्सक्राइब करते जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और अगर जिन लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे और उनको उनके कमेंट्स के रिस्पांस मिल गए हैं और अगर आप सेटिस्फाई हैं तो कम से कम एक बंदे के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो इसको सब्सक्राइब कर सके, जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं बैंकिंग सेक्टर में। एनी हाउ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।